इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या जिसे आप आईबीएस के नाम से भी जानते हैं, इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। साइंस की अगर हम नजर से देखें तो दुनिया की लगभग 20% पॉपुलेशन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से सफर करती है। समहाउ आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम महिलाओं में ज्यादा होता है पुरुषों के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुष इससे प्रभावित नहीं होते हैं। जो यंगर पॉपुलेशन है, जो हाई अचीवर्स हैं, वो ज्यादा इसकी चपेट में आते हैं। नाउ आज मैं बात करूंगा कि इसको के काजेस क्या हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नाउ लुक एट द काजेस ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जहां तक काज का सवाल है या क्या कारण है इसका, तो एग्जैक्ट काज अभी तक मालूम नहीं है। साइंस नहीं जानती कि एग्जैक्ट कारण इसका क्या है। कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं या कुछ कुछ हाइपोथेसिस हैं जो ये हैं। ऐसा माना जाता है कि ओवरली सेंसिटिव कोलन होती है या आपकी जो बड़ी आंत है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डेवलप होता है। आपकी जो बॉडी है, पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इम्यूनिटी के डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उसके चलते इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डेवलप होता है। कभी ऐसा होता है कि इंटेस्टाइन के कुछ इंफेक्शंस होते हैं, उसके बाद पोस्ट इन्फेक्शस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ फिजिकल प्रोसेसेस हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होती है, इन द सेंस कि जो इंटेस्टाइन के स्लो स्पास्टिक जो मूवमेंट हैं वो कभी कभी पेनफुल क्रिम्पिंग लेके आते हैं। दैट इज वन। जो आपकी जो सेरोटोनिन का लेवल होता है कोलन में, उसको अगर अफेक्ट हो जाता है तो जो बाउल के जो मूवमेंट है, मोटिलिटी है, वो अफेक्ट हो जाती है। नंबर 3, जो फूड के जो इंटॉलरेंसेस होते हैं इन सिम्टम्स के साथ में, उनमें कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। नाउ जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसके कुछ ट्रिगर्स हैं जो आपको समझने चाहिए, क्योंकि आप ट्रिगर बचाएंगे तो आईबीएस के सिम्टम को बचा पाएंगे। जो ट्रिगर सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो या तो खाने की चीजों से आते हैं या आपकी स्ट्रेस एंड एंजाइटी से आते हैं। अगर खाने की चीजों से आते हैं तो आपको फूड की डायरी मेंटेन करने की जरूरत है। अगर स्ट्रेस से आते हैं तो उसको एडवांस में आपको पहचानने की जरूरत है। उन ट्रिगर्स को एक्चुअली आपको अवॉइड करने की जरूरत है। अगर आप अवॉइड करेंगे, एंजाइटी स्ट्रेस को नीचे करेंगे, तो आईबीएस के फ्लेयर होने की जो संभावना है वो हमेशा कम हो जाएगी। नाउ जहां तक स्ट्रेस का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन द सेंस कि हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो चलता अल्टीमेटली नर्व्स के थ्रू ही है। जो नर्व्स जो है वो नर्वस सिस्टम से आती हैं, ब्रेन से आती हैं। नाउ जो नर्व्स होती हैं स्ट्रेस के चलते अफेक्ट हो जाती हैं, और अफेक्ट होंगी तो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो डेफिनेटली अफेक्ट हो ही जाता है। तो इसमें कुछ भी डिसरप्शन होगा तो आईबीएस हमेशा प्रिसिपिटेट होगा। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है तो आपका इम्यूनिटी का सिस्टम भी अफेक्टेड होगा, उसके चलते भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रिसिपिटेट हो जाएगा। तो आईबीएस स्ट्रेस के चलते प्रिसिपिटेट होता है, वो इम्यूनिटी के चलते प्रिसिपिटेट हो जाता है। नाउ क्या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में वेट लॉस होता है? अगर मोटे तौर पे मुझसे आप पूछें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में वेट लॉस नहीं होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कुछ वेट लॉस हो सकता है। वो कब होगा? अगर आप आईबीएस के सिम्टम्स के चलते डर के मारे खाना कम खाने लगेंगे तो वजन कम होने लगेगा। अगर आपको पेट में ऐंठन मरोड़ा होता है, आपने खाना कम कर दिया, वजन कम होने लगेगा। आपको बार बार डायरिया हो रहा है, आप दिन में 6 से 8 बार लेट्रिन जा रहे हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस लेट्रिन में निकल जाते हैं, तो कभी कभी वेट लॉस होने का डर रहता है। लेकिन अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपके डॉक्टर ने कहा कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आप कन्विंस्ड हैं कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, लेकिन फिर भी आपका वजन अगर कम हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आईबीएस के साथ में कोई और एडिशनल पैथोलॉजी है जो आपके वेट लॉस के लिए जिम्मेदार है। नो, अगर मैं ऐसा मानता हूं एज डॉक्टर कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो डायग्नोसिस के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आपको सामने बिठाऊंगा, आपकी हिस्ट्री लूंगा, आपके सिम्टम सुनूंगा, आपको क्लिनिकली एग्जामिन करूंगा। तो जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है इंक्लूडिंग सिम्टम, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डायग्नोसिस के लिए। नंबर 2, आपको कुछ बेसलाइन टेस्ट चाहिए। आपको जो लेट्रिन है उसका रूटीन एग्जामिनेशन चाहिए।
आपकी जो लेटरिन है उसमें ऑकल्ट ब्लड का टेस्ट कराने की जरूरत है। इन कुछ रूटीन टेस्ट ब्लड के चाहिए, इंक्लूडिंग टेस्ट टू रूल आउट सीलियक डिजीज। और इसके बाद आपकी एक बड़ी आंत की जांच की जरूरत है, जिसे मैंने कहा कोलोनोस्कोपी। अगर कोलोनोस्कोपी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो पहले हम लोगों ने कोलोनोस्कोपी पर बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं, आप उन्हें विजिट करिए, इन कोलोनोस्कोपी के बारे में सब जानकारी ले लीजिए। नो, जहां तक कोलोनोस्कोपी का सवाल है, जो कोलोनोस्कोपी हम करते इसलिए हैं कि ये क्लियर हो जाए कि कहीं आपकी इंटेस्टाइन में कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स जैसी कोई चीज तो नहीं है। हम रूल आउट करना चाहते हैं कोलोनोस्कोपी से कि आपकी बड़ी आंत में कोई रुकावट, कोई कैंसर जैसी चीज तो नहीं है। हम रूल आउट करना चाहते हैं कि कोई बड़ा इंफेक्शन जैसे टीबी है, अमीबाइसिस है या एलर्जी, उस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन एक बार आईबीएस कंफर्म हुआ तो उसको फिर ट्रीट करने की जरूरत है। यह बिल्कुल बात सही है कि आज की तारीख में ऐसी कोई एक दवा नहीं है जिससे मैं ये कहूं कि ये दवा है, इससे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक होगा। देयर इज नो क्योर फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जितनी भी दवाइयां हैं वो आपके जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीफ करने के लिए हैं। अगर आप ध्यान से देखें, आप अगर लाइफस्टाइल चेंज करेंगे उससे फर्क पड़ेगा। आप कुछ होम रेमेडीज अगर यूज उनसे फर्क पड़ेगा। तो पहले लाइफस्टाइल होम रेमेडीज पर ही ध्यान दें। अगर इनसे काम नहीं चलता है तो फिर दवाइयों की तरफ जाने की जरूरत है। जब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की हम बात करते हैं तो डाइट को जरूर ध्यान देने की जरूरत है। अगर डाइट आप ध्यान से देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके सिम्टम्स को ट्रिगर करती हैं। उनको आप अलग करेंगे डाइट में से तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो नेचुरली नीचे की तरफ आ जाएंगे। आपके जो सिम्टम्स हैं आपके एज, आपकी एक्टिविटी के हिसाब से फर्क पड़ता है, लेकिन आप डाइट में क्या लेते हैं, आप कितना दूध पीते हैं, आप कितना गेहूं की चीजें खाते हैं, आप कितनी सिंपल शुगर्स लेते हैं, ये सब चीजें डिटरमाइन करेंगी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए इन सब चीजों में से कोई जिम्मेदार तो नहीं है। अगर हम अलग अलग डाइट्स की बात करें तो साइंस ऐसा मानती है कि एक डाइट है जिसे कहते हैं FODMAP डाइट, FODMAP, एक FODMAP डाइट है। इसे आप गूगल पर देखिए, FODMAP डाइट को फॉलो करिए तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं उनमें कंट्रोल आने की संभावना है। तो FODMAP डाइट को जरूर फॉलो करिए। नाउ लुक एट दी होम रेमेडीज। अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आईबीएस के सिम्टम्स कम होंगे। अगर आप कैफिनेटेड जो बेवरेजेस हैं उनको कम करेंगे तो आपकी इंटेस्टाइन स्टिमुलेट नहीं होगी, तो आपके जो आईबीएस के सिम्टम्स वो कम होंगे। अगर आप जो है ना स्मॉल अमाउंट मील्स बार बार लेंगे तो आईबीएस के सिम्टम्स कम आएंगे। आप स्ट्रेस का लेवल नीचे करेंगे तो आईबीएस के सिम्टम आपको कम आएंगे। अगर आप अपने खाने में प्रोबायोटिक फूड इंक्लूड करते हैं जिनमें गुड बैक्टीरिया ज्यादा है, चाहे वो योगर्ट हो, किमची हो, सार्क्रट हो, इन सब से आपके जो आईबीएस के सिम्टम्स हैं उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा। जो डीप फ्राइड एंड स्पाइसी फूड है उसको अलग करेंगे तो भी आईबीएस कम होगा। नाउ जो अवॉइड करने की चीजें हैं उनको भी ध्यान से देखिए। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो आपको दिक्कत कर सकते हैं। फ्राइड फूड है वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इनडाइजेस्टिबल जो शुगर्स हैं वो आपको दिक्कत कर सकते हैं। जो बीन्स हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीजों को देखिए और इनको अलग करिए। FODMAP डाइट को एक बार ध्यान से देखिए। कुछ स्पाइसेस एंड हर्ब्स हैं, इनको इंक्लूड करिए। आप अपने खाने में अदरक या जिंजर यूज करिए, मिंट या पुदीना यूज करिए, कैमोमाइल टी पीजिए। इन सब से आईबीएस में आपको बेनिफिट मिलेगा। वो जो सिम्टम्स हैं उनको हमेशा कंट्रोल होने में मदद मिलेगी। नो, लुक एट द मेडिकेशंस। जो मेडिकेशंस हैं वो मोस्टली आपके सिम्टम पर डिपेंडेंट हैं। अगर आपके पेट में दर्द ज्यादा है, आपको ऐंठन मरोड़ा ज्यादा है, आपको क्रैम्प्स आते हैं, तो आपको एंटी स्पॉज्मोटिक मेडिकेशन चाहिए जो एंटी कोलिनर्जिक की कैटेगरी में आती हैं। ये दर्द को धीरे धीरे कम कर देंगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको वो दवाइयां चाहिए जो इंटेस्टाइन की स्पीड को बढ़ाती हैं, जिन्हें प्रोकाइनेटिक कहते हैं। और उसके साथ में लेग्जिटिव भी चाहिए ताकि लेटिन नरम भी हो और इंटेस्टाइन की स्पीड भी बढ़ जाए। अगर आपको पेन ज्यादा होता है और उसके साथ में स्ट्रेस भी है तो कभी कभी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां चाहिए। उससे कोलिक भी कम हो जाएगा एंड जो मूड है वो थोड़ा सा अपबीट हो जाएगा। अगर डायरिया ज्यादा है तो कभी कभी एंटीबायोटिक्स चाहिए फॉर शॉर्ट टाइम, पर्टिकुलरली रिफॉक्सिमिन। इन कुछ मेडिसिन होती हैं जो मोटिलिटी को रिड्यूस करती हैं, वो भी वास्तव में यूज की जाती हैं इस पूरी प्रॉब्लम में। तो अगर हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को देखें तो इसके ट्रिगर्स यही हैं।
इसके जो ट्रिगर्स हैं वो डाइट हो सकती है, इसके ट्रिगर्स हैं वो आपकी स्ट्रेस का लेवल हो सकता है। जब हम डायग्नोसिस के लिए चलते हैं तो आपका स्टूल एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीजें हैं। वो है आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आपकी हिस्ट्री, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन एंड आपकी कोलोनोस्कोपी की जांच। ये दो ही चीजें हैं जिससे कंफर्म हो जाता है कि आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। जब हमें ट्रीट करना है तो आपके पास में ऑप्शन दो है। आप अपनी होम में रेमेडीज देखिए, लाइफस्टाइल ठीक करिए। इनसे अगर काम नहीं चलता है, आपने डाइट चेंज करके देख लिया उससे काम नहीं चलता है, तो फिर सिम्टम के बेस पर आपको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसके ट्रिगर्स, उसकी डायग्नोसिस एंड उसका ट्रीटमेंट, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।